Please subscribe the channel, press the bell icon and share the video with your friends. Thank you. फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 3 की, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में जो साम्राज्य फैला हुआ था वो था हमारा रोमन साम्राज्य। तो इस लेसन के अंदर हम रोमन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि वो 3 कौन से महाद्वीप थे जिसमें रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो रोमन साम्राज्य था वो यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं इसकी साम्राज्य के उत्तर में क्या था, दक्षिण में क्या था, पूर्व में क्या था। तो एक डायग्राम के तहत आपको पता है कि ये दिशा हमारी उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। रोमन साम्राज्य के उत्तर में राइन और डैन्यूब नदी जो थी वो इसकी सीमाएं निर्धारित कर रही थी। पूर्व में बात करें तो फरात, जो पीछे हमने दजला और फरात नदी के बारे में पढ़ा था मेसोपोटामिया सभ्यता के विषय में। दक्षिण के अंदर सहारा रेगिस्तान और पश्चिम में अटलांटिक महासागर इसकी सीमाएं निर्धारित कर रहा था। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महासागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। तो वो कौन सा है? भूमध्य सागर। अब हम बात करते हैं कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक गणतंत्रात्मक और एक राजतंत्रात्मक। जो गणतंत्र था उसका जो समय हम देखते हैं वो है 509 ईसा पूर्व से लेके और 27 ईसा पूर्व तक। 27 ईसा पूर्व में अगस्टस रोमन साम्राज्य का शासक बना और उसने गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना की। और अब हम देखते हैं कि अगस्टस के पश्चात किस प्रकार से रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास हुआ। हम जब राजनीतिक विकास की बात करते हैं तो हम इसको 2 कालों में बांटते हैं, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल। अब बात आती कि पूर्ववर्ती और परवर्ती क्यों। हम आगे पढ़ेंगे कि 3री शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के ऊपर एक संकट आया जिसके कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन बाद में पुनः फिर से कुछ राजाओं के प्रयासों से रोमन साम्राज्य ने अपना फिर से वही वैभव प्राप्त कर लिया जो पहले था। तो 3री शताब्दी से पहले का जो काल है उसे तो हम कहते हैं पूर्ववर्ती काल, और 3री शताब्दी के बाद पुनः रोमन साम्राज्य का जो वैभव प्राप्त हुआ उस काल को हम कहते हैं परवर्ती काल। तो यहां हमने कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम दिए हैं, सभी नहीं है, केवल महत्वपूर्ण शासक। सबसे पहले शासक जो थे पूर्ववर्ती काल में अगस्टस। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, रोमन साम्राज्य के प्रथम शासक का नाम बताएं। आप देखोगे पिछले जो भी हमारे मंथली टेस्ट हुए हैं या फाइनल एग्जाम हुए हैं उनमें ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। इसमें एक नाम आएगा जूलियस सीजर, उसको पहला सम्राट कहते हैं। नहीं, वो नहीं है। अगस्टस पहला राजा था रोमन साम्राज्य का, क्योंकि पहले तो गणतंत्र था, वहां तो राजा था ही नहीं। वहां तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा चुना गया मुखिया राज कर रहा था। लेकिन राजा की बात करें तो अगस्टस पहला शासक था जिसने 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईस्वी तक शासन किया। अगस्टस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगस्टस के बाद राजा बना टिबिलियस, जिसने 14 से लेके 37 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद जो मुख्य राजा था वो था नीरो,
जिसने 54 ईस्वी से लेके 68 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद ट्राजन, जो कि पूर्ववर्ती राजाओं में अन्य अगस्टस के बाद अन्य सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जिसने रोमन साम्राज्य का विस्तार किया। 98 ईस्वी से लेके 117 ईस्वी तक इसने शासन किया। उसके बाद एड्रियन 117 से 138 ईस्वी और मार्क्स ऑरेलियस 161 से लेके 180 ईस्वी तक। और उसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण शासक है वो है गेलिनस, जिसने 253 से लेके 268 ईस्वी तक शासन किया। बात करते हैं प्रवर्ती काल के शासकों के बारे में, तो उनमें पहला जो शासक था वो था डायक्लिशियंस, जिसने 284 से लेके 305 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अनेकों कार्य के बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, 306 से 337 ईस्वी तक। उसके बाद थियोडोसियस सेकंड 408 से लेके 450 ईस्वी तक। और अंतिम रोमन साम्राज्य का शक्तिशाली शासक जो था वो था जस्टिनियन, जिसने 527 से लेके 565 ईस्वी तक शासन किया। अब हम बात करते हैं अगस्टस के बारे में विस्तार से कि अगस्टस किस प्रकार शासक बना और उसने कौन कौन सी सफलताएं प्राप्त की। अगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था। अगस्टस का वास्तविक नाम था ऑक्टेवियन। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि अगस्टस का वास्तविक नाम क्या था, तो ऑक्टेवियन। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या कर दी और उसके पश्चात 27 ईसा पूर्व में अगस्टस यानी ऑक्टेवियन ने अगस्टस की उपाधि धारण करते हुए अपने आप को रोमन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। अब बात करते हैं उसकी सफलताओं के बारे में। अगस्टस की सबसे बड़ी सफलता थी रोमन साम्राज्य में शांति स्थापित करना। हम देखते हैं कि 44 ईसा पूर्व में जब जूलियस सीजर की मृत्यु हुई, उस समय से लेके और जब अगस्टस शासक बना, उस बीच का जो दौर था, उस दौरान रोमन साम्राज्य के अंदर अराजकता फैली हुई थी। अराजकता की स्थिति वो होती है जिसमें किसी भी कमजोर व्यक्ति, अपने से कमजोर व्यक्ति यानी जो शक्तिशाली है वो उसको के साथ बुरा बर्ताव करे, उसके साथ जो भी उसकी संपत्ति उसको छीन ले और उसकी कहीं भी सुनवाई न हो। तो ये स्थिति रोमन साम्राज्य में थी। लेकिन अगस्टस जब शासक बना तो उसने इस सारी स्थिति को समाप्त किया और शांति व्यवस्था स्थापित की। जूलियस सीजर के जो हत्यारे थे उनको मौत के घाट उतारा और अपने पिता की हत्या का उन्होंने बदला लिया। दूसरा महत्वपूर्ण जो सुधार था, हम देखते हैं, इसको बाद में करते, पहले करते हैं सेनेट से मधुर संबंध। सेनेट से मधुर संबंध। सेनेट क्या थी? एक चुने हुए व्यक्तियों की सभा, और इसमें ज्यादातर अभिजात वर्ग के लोग शामिल होते थे और यही लोग प्रशासन के ऊपर नियंत्रण रखते थे। अगस्टस को पता था कि जब तक सीनेट के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक वो आसानी से अपने साम्राज्य को नहीं चला सकता। इसलिए अगस्टस ने बड़े ही चतुराई से काम लेते हुए अपने आप को सम्राट घोषित न करके अपने आप को प्रिंसपेट की उपाधि दी। प्रिंसपेट्स या प्रिंसेप लातीनी भाषा का शब्द है प्रिंसेप, जिसका अर्थ है प्रमुख नागरिक। अर्थात उसने कहा कि मैं राजा नहीं हूं, राज्य का एक प्रमुख नागरिक हूं। और साथ ही साथ सीनेट से कहा कि प्रशासन से संबंधित सभी कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे। सीनेट प्रसन्न हुई और उन्होंने अगस्टस को ही पूरा दायित्व सौंप दिया कि प्रशासन से संबंधित प्रत्येक निर्णय आप लेंगे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि सेनेट के जो पहले सदस्यों की संख्या 1000 थी वो घटाकर अगस्टस ने 600 कर दी। और इन 600 में
वही व्यक्ति रखे जो अगस्टस के प्रति वफादार थे। जो अगस्टस के अगेंस्ट थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और इस प्रकार अगस्टस ने सेनेट के साथ अपने संबंध जो थे वो काफी मधुर बनाए। अगला सुधार है सेना में सुधार। जिस समय अगस्टस ने राज्य की बागडोर संभाली उस समय रोमन सेना के अंदर कुल 6 लाख सैनिक थे, लेकिन उनमें से बहुत से सैनिक ऐसे थे जो युद्ध में भाग लेने योग्य नहीं थे, यानी वो शारीरिक रूप से फिट नहीं थे। इसलिए सबसे पहले अगस्टस ने सेना के अंदर ऐसे व्यक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाया और 6 लाख से लगाकर 3 लाख सेना की संख्या कर दी। अगला कार्य क्या किया उन्होंने कि प्रत्येक सैनिक के लिए 25 वर्ष तक सेवा करना अनिवार्य है, और जो व्यक्ति सुचारू रूप से बिना किसी विवाद के 25 वर्ष की सेवा पूरी कर जाता था उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता था, और सेवानिवृत्त के पश्चात उसे पेंशन देने की सुविधा थी। पेंशन उसी व्यक्ति को दी जाती थी जिसका 25 वर्ष का कार्यकाल आराम से बीता हो, यानी कि राजा के साथ उसके कोई भी विरोधाभास न रहा। दूसरी बात, सेना के जो सैनिक थे जिस समय वो सेवा के अंदर थे उनको नियमित वेतन देने का प्रावधान किया गया। ये जो 25 वर्ष और पेंशन की सुविधा थी इसके कारण सेना के अंदर जो विद्रोह की भावना थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि मान लीजिए मैं ही हूं, मेरी 5 साल रहते हैं, 20 साल की सेन हो गई, राजा कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी लोगों के अंदर अपने फ्यूचर्स को लेकर भी चिंता रहती है कि भी 5 साल है, कोई बातें निकल जाएंगे फिर देखा जाएगी। इसलिए राजा के खिलाफ वो ज्यादा विद्रोह नहीं करते थे। दूसरा हम देखते हैं कि अगस्टस ने एक 9000 सैनिकों की अलग से एक टुकड़ी बनाई जिसे प्रेटोरियंस गार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ऐसे 9000 सैनिकों को शामिल किया गया जो राजा के एक इशारे पर अपनी जान दे भी सकते थे और किसी की जान ले भी सकते थे, जो हमेशा अगस्टस की सुरक्षा में तैनात रहते थे। उसके बाद है प्रशासनिक सुधार। ऐसा नहीं कि अगस्टस ने केवल सेना में सुधार किए, उन्होंने प्रशासन में भी काफी सुधार किए। पूरे साम्राज्य को प्रांतों के अंदर बांटा गया था, प्रांतों के अंदर गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी। आज अगस्टस से पहले यानी जब गणतंत्र व्यवस्था थी तो उस समय प्रांत के गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष का था, और ज्यादातर गवर्नरों की यही रहती थी कि 1 साल का समय मिला है, लूट लो खसूट लो, यानी भ्रष्टाचार अत्यधिक फैला हुआ था। तो सबसे पहला कार्य तो उन्होंने किया कि उनका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष तक बढ़ा दिया, यानी अब 1 वर्ष का नहीं 3 वर्ष तक कोई भी गवर्नर है वो नियुक्त किया जाता था, और ज्यादातर गवर्नर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया गया जो अगस्टस के विश्वास पात्र और ईमानदार व्यक्ति थे। उसके बाद है आर्थिक सुधार। शांति व्यवस्था स्थापित होगी। उसके पश्चात ये आपको भी पता है कि व्यापार और उद्योग वहीं पनपते हैं जहां शांति स्थापित है। जैसा कि आप हमारे पड़ोसी देश का देख सकते हो, 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए। आज भारत की स्थिति क्या है और पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अंतर वही है कि हमारे देश में शांति का माहौल है और वहां शांति नहीं है। तो शांति व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी जिसके कारण व्यापार और उद्योग काफी विकसित हुए। दूसरा, अगस्टस ने व्यापार कब होगा? जब यातायात और संचार के साधन हुए। तो यातायात के साधनों के ऊपर कार्य किया, यानी सड़कें बनवाई, अच्छे यातायात के साधन किए। दूसरा, हम देखते हैं कि उस समय जो समुद्री व्यापार था वो सुरक्षित नहीं था। समुद्री डाकू जो थे वो व्यापारियों को लूट लेते थे। यहां हम देखते हैं कि अगस्टस ने इस प्रकार के डाकुओं को समाप्त किया जिसके कारण व्यापारी बिना भय के अपना व्यापार कर सकते थे। एक और भी हम कह सकते हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार। अगस्टस ने जो रोमन साम्राज्य की प्राचीन परंपराएं थी उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। दूसरा, जो तलाक
का मामला था, बड़ी आसानी से तलाक हो जाता था। लेकिन अगस्टस ने तलाक से संबंधी नियमों को कठोर बनाया, जिसके कारण तलाक होना संभव नहीं था। हम देखते हैं कि अगस्टस के लिए सभी व्यक्ति एक समान थे। अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाता था। अगस्टस ने अपनी बेटी के साथ भी वही व्यवहार किया जो एक आम नागरिक के साथ किया जा रहा है। जूलिया, जो कि अगस्टस की पुत्री थी, किन्हीं गलत कार्यों के कारण उनको भी अगस्टस ने देश निकाला दे दिया था। तो ये थी अगस्टस की सफलताएं। अगस्टस के बाद जो शासक बना वो था टिबेरियस। अगस्टस की कोई संतान नहीं थी। अगस्टस चाहता था कि वो अपनी पुत्री जूलिया के, जिसके 2 पुत्र थे, उनमें से किसी एक को शासक बनाए। लेकिन अगस्टस के जीवित रहते ही उन दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। अब मजबूरी बस अगस्टस को अपनी दूसरी पत्नी लीविया के पुत्र, जो कि उसका स्वयं का पुत्र नहीं था, उसके पहले पति का पुत्र था, उसको शासक बनाना पड़ा, और वो था टिबेरियस, जिसने 14 से लेकर 37 ईस्वी तक शासन किया। नीरो बड़ा ही क्रूर संकी सभा का शासक था। ये इसके शासनकाल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसके चलते, यानी इसके शक के चलते किसी को मौत की सजा नहीं मिली हो। इतने संकी सभा का व्यक्ति था कि इन्होंने अपने बड़े भाई, अपने गुरु और यहां तक कि अपनी माता को भी नहीं बख्शा, उनको भी मौत के घाटे उतार दिया। इसके शासनकाल में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो थी कि 64 ईस्वी में आग लगी, और यह आग पूरे साम्राज्य में फैल गई थी। इसने ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे उनके आरोप के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया कि यह आग इन लोगों ने लगाई है। इसके साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता की स्थिति फैल चुकी थी। अंत में स्वयं ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद ट्राजन, बहुत ही शक्तिशाली सम्राट, इन्होंने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। डैन्यूब नदी के उत्तरी तट पर एक बर्बर जाति रहती थी। उस जाति ने साम्राज्य के अंदर अशांति का माहौल पैदा किया हुआ था। इस बर्बर जाति के सर्वनाश या विनाश के लिए 99 ईस्वी में ट्राजन ने अभियान चलाया, और यह अभियान 106 ईस्वी तक चलता रहा, और इस अभियान में ट्राजन को सफलता मिली और इस बर्बर जाति का इन्होंने पतन कर दिया। अच्छे प्रशासक होने के नाते इन्हें ऑप्टिमस की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्टिमस की उपाधि से पूछ लिया जाता किस शासक को सम्मानित किया गया, तो ट्राजन को। हेड्रिन और मार्क्स और लियस के कोई ज्यादा सफलताएं नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के ऊपर एक संकट आ जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तीसरी शताब्दी का संकट और परवर्ती शासकों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा, और मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।